Hello everyone, welcome to the YouTube channel Exam Arc, a one-stop solution for general studies, that's GS. I hope you all are doing well. In this series, we are going to discuss Class 11 Political Science in CRT Part 1, that's Indian Constitution at Work. हमारा medium जो है, that would be a mix of Hindi and English. ये NCERT बहुत important है when it comes to the competitive exams. बिकॉज इस एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद हम जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है जैसे टीडी बासु एंड लक्ष्मीकांत उन्हें पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू हम लोग स्टार्ट करते हैं with the first chapter of this NCERT, that is Constitution, why and how. One more important thing is कि हमारे lectures would be 25 से लेकर 30 minutes तक ताकि retention अच्छी रहे. We won't be doing one chapter in one video. We would be doing it in slots like 25 से लेकर 30 minutes. Okay. So let's start. Introduction. Okay. इस एनसीईआरटी में हम ऑब्वियसली पढ़ने वाले हैं इलेक्शंस के बारे में गवर्नमेंट्स के बारे में प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स के बारे में बट अपार्ट फ्रॉम दैट हमें एक बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीजें दी गई है बट कॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सोसाइटी में क्या करता है और हमारी सोसाइटी में जैसे भी एलोकेशन ऑफ पावर होता है उसको कैसे कॉन्स्टिट्यूशन डिटरमाइन करता है अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आखिर बनाया कैसे गया था ओके सो ये सारी चीजें जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले एक फंडामेंटल सवाल विच इज व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन क्यों हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत है और कौन ऐसे फंक्शंस है जो ये परफॉर्म करता है क्या रोल ये प्ले करता है ये सारी चीजें हमें पढ़नी है और सबसे पहले हमें खुद को ये आंसर करना है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है बिफोर हम टेक्स्ट में पढ़े कि क्या दिया गया है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों जरूरत है हम पहले सबसे पहले ये देखेंगे कि एक एनालॉजी के थ्रू हम ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें आखिर जरूरत क्यों है ओके आई होप दिस इज विजिबल टू यू ये एक एनालॉजी है आप सपोज कीजिए एक क्रिकेट मैच है हम सबने क्रिकेट मैच देखा है आप इमेजिन कीजिए कि जो वहां पे प्लेयर्स होते हैं वो अंपायर होते हैं यू हैव टू इमेजिन अ क्रिकेट मैच सब कुछ यू हैव टू इमेजिन प्लेयर्स अंपायर एवरीथिंग आप प्लेयर्स को इक्वेट कीजिए पॉलिटिशियंस के साथ अंपायर को जज के साथ और जो भी रूल्स होते हैं जैसे कि बाउंड्री को टच किया तो 4 होगा या 6 होगा स्टंप्स पे बॉल आई तो आउट होगा कैच हुआ तो आउट होगा ये रूल्स हैं मैच के सेम आप कॉन्स्टिट्यूशन को इससे इक्वेट कीजिए जैसे अंपायर ये कहता है कि ये डिक्लेयर करता है कि कौन आउट है कितने रन हुए क्या 6 है क्या 4 है वैसे ही जज कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करके ये कहते हैं कि whether politicians are making rules according to the constitution or not. Okay, I hope I'm clear. सेम जैसे कि क्रिकेट मैच में होता है रूल्स के अकॉर्डिंग अगर इमेजिन कीजिए कि कोई प्लेयर मना कर दे नहीं मैं नहीं मानता अंपायर ने जो भी कहा मैं वो नहीं मानता तो ऑब्वियसली लॉलेसनेस होगी वहां पे केओस होगा वहां पे एवरीबॉडी वुड बी लाइक ये सब क्या हो रहा है मैच में जो भी अंपायर की कॉल होती है वो फाइनल होती है ना तो सेम कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है जो भी है दैट इज फाइनल हमारी कंट्री के लिए ओके और अडियरेंस मस्ट है अदरवाइज पेनल्टी होगी सेम यहाँ पे अडियरेंस मस्ट है अदरवाइज हम सबको पनिशमेंट होगी कॉन्स्टिट्यूशन से अडियरेंस यानी कॉन्स्टिट्यूशन का हमें मानना जरूरी है अदरवाइज हम सबकी पनिशमेंट होगी ओके नाउ हम देखते हैं टेक्स्ट में आखिर लिखा क्या गया है टेक्स्ट में लिखा गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस पहले हम वर्बल मीनिंग्स देखेंगे वर्ड टू वर्ड मीनिंग्स देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन क्या है कोऑर्डिनेशन मतलब जब कोई ग्रुप है या लोग हैं उनमें एक कोऑर्डिनेशन है
वो chaos में नहीं है, they are coordinating each other. And assurance मतलब जब एक इंसान दूसरे इंसान, उसको अश्योरेंस होती है उसे कि ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इससे मुझे कोई नुकसान नहीं मिलेगा, दैट्स अश्योरेंस। ओके, अब हम देखते हैं टेक्स्ट में आखिर लिखा क्या गया है। आप इमेजिन कीजिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, यही टेक्स्ट में लिखा गया है कि आप एक बहुत बड़े ग्रुप का पार्ट है, ठीक है। वो ग्रुप काफी डाइवर्स है, ऐसा नहीं है अगर हम विमेन है तो बस उस ग्रुप में विमेन ही है और सेम एज की है, सेम कलर की है, सेम विमेन है, नहीं। एक ग्रुप है, उसमें डिफरेंट रिलीजन्स के लोग हैं, आधे हिंदूज हैं, आधे मुस्लिम्स हैं, आधे क्रिश्चियंस हैं। डिफरेंट उनके टेस्ट है, डिफरेंट उनकी हॉबीज है, डिफरेंट उनकी शौक है और डिफरेंट उनकी एज है। तो ऑब्वियसली अब इतने किस्म के लोग हैं, आधे रिच है, आधे पुअर है, तो उनमें एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो होगा ही। ऐसा तो नहीं है ना कि वो हर किसी चीज पे अग्री करेंगे, डिफरेंसेस होगी। अगर उनमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाए जैसे कि हमें कितनी प्रॉपर्टी अलाउ होनी चाहिए, उन सबके अलग अलग ओपिनियंस होंगे, राइट। अगर ये पूछा जाए कि क्या बच्चों को घर पे ही पढ़ाना चाहिए या उनको कंपलसरी स्कूल भेजना चाहिए, तो अलग अलग राय होगी। कंट्री की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के बारे में डिफरेंट राय होगी। हर बार, हर बात पे डिफरेंट राय होगी, ठीक है। लेकिन कोई ऐसी चीज जो इस ग्रुप को बाइंड करे टुगेदर, जो इस ग्रुप को एटलीस्ट एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन पे लाए, दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आपने देखा होगा या पढ़ा होगा कहीं पे कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी वो काफी डाइवर्स थी। वहां पे लॉयर्स भी थे, लैंडलॉर्ड्स भी थे, बहुत किस्म के लोग थे वहां पे, इंटेलेक्चुअल्स भी थे, एवरी सॉर्ट ऑफ पीपल वो अवेलेबल देयर। तो उन्होंने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बहुत सारी डेलिब्रेशंस के बाद। एंड सबसे important highlight of this is the first function of the constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination, the same minimal coordination I was talking about, amongst members of a society. This is the basic function. This is what you have to note down. The first function of a constitution is to provide a set of basic rules that allow for minimum coordination among members of the society. Okay? ये हमारी एक रूल बुक होती है जो अलाउ करती है कि मिनिमम कोऑर्डिनेशन है, और वही अश्योरेंस जो भी मैं बात करी कि एक इंसान को दूसरे इंसान से थ्रेट नहीं लगता है। उसको पता है कि अगर कोई गलती करेगा इंसान तो पनिशमेंट है, रूल बुक में उसके लिए पनिशमेंट है। तो दिस इज द रीजन हम लोग सेफ इस कंट्री में फील करते हैं, सेफली इधर उधर मूव कर सकते हैं, बिकॉज वी नो कि हमें राइट्स दिए गए हैं, हमें इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी सारी प्रोविजंस हैं, इतने सारे एक्ट्स हैं। यू गेट इट। अब ये एक एक्टिविटी है जो आपको करनी है, एंड इसमें यही है कि क्लास में आपको सीआर रिप्रेजेंट लाइक क्लास रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। तो वो कैसे चूज करेंगे आप वो सारी आप क्या देखेंगे कि ये डिसीजन कैसे लेंगे आप, क्या हम उसको पावर्स देंगे कि क्या वो कर सकता है हमारी पूरी क्लास के बिहाफ पे, या क्या वो नहीं कर सकता है, क्या किन चीजों के लिए उसको कंसल्ट करनी पड़ेगा इंटायर क्लास को। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कि हमारी क्लास के जो कॉमन रिसोर्सेज है, कॉमन रिसोर्सेज मतलब क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि रेयर मटेरियल होंगे क्लास के पास, इट इज लाइक कि जैसे मतलब खेलने के लिए कुछ मटेरियल्स है, आपके लिए कोई एक्टिविटी करने के लिए, प्रोजेक्ट करने के लिए, लाइक दैट, तो उनको कैसे करना है। एंड जो भी हमारे पास में डिफरेंसेस रहे हैं, अरे इस पे ये मसला हुआ था, तो हमें सोच समझ के आज ये डिसीजन लेना पड़ेगा, और उन सब चीजों पे भी डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो देन ये हमें आपको ये बोलते हैं कि अब जब आप ये सारी चीजें कर रहे थे, तो क्या आपको लगा कि हम सबके ओपिनियंस डिफरेंट थे, सारे लोग डिफरेंट बातें बोल रहे थे, ठीक है। और ये सब आपको डिसीजन जो आपने बनाए फिर आपको पेपर पे नोट करना है, एंड देन यू हैव टू पुट इट ऑन अ नोटिस बोर्ड। ओके, नाउ द सेकंड फंक्शन इज स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग पावर्स। दिस इज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग। कॉन्स्टिट्यूशन हमें बताता है कि कैसे हमने पावर्स अलोकेट किए हैं, कौन वो प्ले, जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया है
कि हमारी अगर अगर हम बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल है, लेकिन ये किसने कहा ये फंडामेंटल है? या अगर हम बोलते हैं ये रूल्स फंडामेंटल है, तो वो किसने कहा? तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा। अदरवाइज हम सब तो चाहेंगे, जैसे कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया है, यू मे वांट रूल एक्स बट अदर्स मे वांट रूल वाई। तो ये सब तो फिर रहेगा। वो कहेगा नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन जो हमारी कोई कहेगा नहीं, एग्जीक्यूटिव जो है उसी को लॉज बनाने चाहिए, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए, लेजिस्लेचर को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जुडिशरी नहीं होनी चाहिए। लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव खुद में ही आपस में ही सारी एब्जुडिकेट करेंगी चीजों को, लेकिन वैसा नहीं होगा। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेसिफाई किया है वैसे ही। ओके। जैसे कि यहाँ पे एक बहुत अच्छी एग्जांपल दी है, जैसे कि मोनार्किकल कंट्रीज होती है, जैसे सऊदी सऊदी अरबिया। ओके। वहां पे मोनार्क होता है। जैसे सऊदी अरबिया में जो मोनार्क है, किंग सलमान आई गेस, वो डिसाइड करेंगे कि हमारा क्या रूल रहेगा यहाँ पे। जैसे रिसेंटली, मतलब ज्यादा भी रिसेंटली नहीं, 2-3 साल पहले उन्होंने वुमेन को अलाउ करा वहां पे ड्राइव करने के लिए। एंड जो भी मुस्लिम्स की रिलीजियस ऑब्लिगेशन होती है, जैसे हज, उस वो कर सकते हैं विदाउट महरम, विदाउट लाइक अ गार्जियन। ठीक है। ये सारी चीजें। और सोवियत यूनियन का क्या था, वहां पे बस एक ही पार्टी, या चाइना को देख लो, वहां पे भी बस एक ही पार्टी है ना। तो इट्स लाइक दैट। जैसे ग्रीक में क्या था, वो जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी, वो पीपल डायरेक्टली वोट करते थे। ठीक है। और क्या होना चाहिए, क्या यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव, तो ये सारी बातें जो है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन में डिसाइड होती है। इट इज द लाइक थिंग दैट गिव्स द स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स। ओके। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है वैसे ही होगा। अब हम इंडियन अगर कॉन्टेक्स्ट में बात करें, तो सेम लिखा गया है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉज वगैरह बनाते हैं, पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं। तो अब ये भी है कि अगर पार्लियामेंट ऑब्वियसली हमें बोलता है कि मैं पार्लियामेंट कहते हैं कि पार्लियामेंट के पास पावर्स है लेजिस्लेट करने का। ठीक है। जो मैंने यहाँ पे आपको दिया है आर्टिकल 245 के अंदर एंड आर्टिकल 246 के अंदर। ठीक है। 245 में है कि एक्सटेंड कितना, कहाँ तक पार्लियामेंट जो है वो अपने रूल्स वगैरह बात किसी किस टेरिटरी एंड पार्ट ऑफ अ टेरिटरी, लाइक कितने में पार्लियामेंट अपने रूल्स जो है वो इनैक्ट कर सकते हैं, लॉज इनैक्ट कर सकते हैं। और ये है सब्जेक्ट, जैसे यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में उनके, वो उन पे इनैक्ट कर सकते हैं। वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेज जैसे 249 में वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में, या नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स में भी वो इन रूल्स जो है वो बना सकते हैं, लॉज बना सकते हैं। तो ये अथॉरिटी पार्लियामेंट को किसने दी? ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन ने। और यही है फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो स्पेसिफिकेशन करता है किनका, डिसीजन मेकिंग पावर्स का। ओके। So the second function of a constitution is to specify who has the power to make decisions in a society. It decides how the government will be constituted. Okay, this is also very important. You can note it down. अब तीसरी फंक्शन क्या है पार्लियामेंट की? Limitations on the powers of government. Okay. अब अगर पार्लियामेंट के पास या हमारे एग्जीक्यूटिव के पास, जैसे प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उनके पास पूरी पावर दी गई है, खुला, जितना जो भी वो करना चाहेंगे वो कर सकते हैं। उससे तो हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा लॉलेसनेस हो जाएगी क्रिएट। उससे तो हमारी सोसाइटी में डिक्टेटरशिप बन जाएगी, जैसे कि चाइना में है। वहां पे जो भी चाहे, उनकी जो शी जिनपिंग है, वो जो भी चाहे वो कर सकते हैं वो। लेकिन हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर लिमिटेशंस डाली है। ठीक है। हमारे यहाँ पे क्लियरली बताया गया है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं की जा सकती है किस चीज के, कलर, कास्ट। ठीक है। इस सब पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, रिलीजन पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी बताया कि किसी को आर्बिट्ररली अरेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है। ये आर्टिकल 22 में दिया गया है। यू गेट इट। तो ये सारी चीजें बताई, तो विच पुट्स अ लिमिटेशन। हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, सबसे इम्पोर्टेंट। हम कहीं पे भी घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। हम हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है। ओके। और स्टेट को भी बहुत सारे डायरेक्शन दिए जाते हैं, जैसे कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी एक्सेट्रा। ओके।
तो थर्ड फंक्शन इज constitution is to set some limits on what a government can impose on its citizens. These limits are fundamental in the sense that government may never trespass them. Okay? ये इतनी फंडामेंटल होती है लिमिट्स की जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हैं, ये हमारी बेसिक राइट्स है और ये हमसे कोई नहीं छीन सकता। इन केस हमें हमसे कोई छीनने की कोशिश करे तो वी हैव राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अंडर आर्टिकल 32। हम कोर्ट जा सकते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है उनको ब्रीच किया जाता है। यू गेट इट? ये नहीं ले सकते हमसे कोई। और कॉन्स्टिट्यूशन को आप, कोई कहेगा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज ही कर दे तो उसको ऐसे बना दे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारे लैंडमार्क जजमेंट्स में, जिनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है केसवानंदा भारती जजमेंट 1973 में जो आया है, वो एक फंडामेंटल जजमेंट है, एक लैंडमार्क जजमेंट है, जिसने ये डिसाइड किया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका बेसिक स्ट्रक्चर रिटेन होना चाहिए। पार्लियामेंट अमेंडमेंट कर सकता है बट बेसिक स्ट्रक्चर रिटेन रहना चाहिए। ओके, नाउ अनदर फंक्शन इज एस्पिरेशंस एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि हम क्या चाहते हैं आखिर इस कंट्री से। जैसे हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, प्रियम्बल है, ठीक है। प्रियम्बल क्या है? इट्स लाइक एन आइडेंटिटी कार्ड और इट्स लाइक अ प्रीफेस। जैसे बुक के पहले होता है प्रीफेस, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया चैप्टर 1 जब मैं आपको बता रही थी, उस टाइम पे प्रीफेस था बुक का कि इस बुक में हम क्या क्या पढ़ेंगे। वैसे ही प्रियम्बल होता है जो हमें इंट्रोडक्शन कराता है कॉन्स्टिट्यूशन से। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है सोवेरियन, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। लिबर्टी का आइडिया है, जस्टिस का आइडिया, इक्वालिटी का आइडिया है, फेटर्निटी का आइडिया है। ये ऑब्वियसली हमारे एस्पिरेशन सेट करता है कि हम इस कंट्री से चाहते क्या है, हमारे गोल्स क्या है इस कंट्री से। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे कि सी सऊदी अरब, सॉरी, साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री रही है रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की। ओके, उन्होंने अपार्थाइड के खिलाफ बहुत, जैसे नेल्सन मंडेला का आपने नाम सुना होगा। ओके, उन्होंने के लिए बहुत लड़ा, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहां पे होती थी ब्लैक्स के साथ। तो अब आप देखिए कि उनका ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशन में वो ये एलिमेंट ऐड करेंगे ही कि हमारा गोल रहेगा कि कंप्लीट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन से हम मतलब इराडिकेट करेंगे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हमारी कंट्री से। सेम इंडिया का भी है कि हमारे लिए सोवरेनिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया का भी एक कॉलोनियल पास्ट रहा है ना। इंडिया का भी कॉलोनियल पास्ट रहा है। तो ये सारी चीजें हम देखेंगे। यहाँ पे एक कार्टून है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे कंट्री के पहले प्राइम मिनिस्टर दैट इज जवाहरलाल नेहरू डाइवर्स ग्रुप्स के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, और बैलेंस कर रहे हैं डिफरेंट विजन्स एंड आइडियाज। और एक मैं आपको यहाँ पे चीज बता दूं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यू कैन यूज इट इन योर आंसर्स टू एनरिच देम। सियादवाद, ओके, ये जैनिज्म की एक फिलोसफी है दैट इज बैलेंसिंग मल्टीपल ओपिनियंस, ठीक है। कहते हैं कि कोई भी डिसीजन बनाने से पहले हमें सबके ओपिनियंस जो है वो लेने चाहिए, और सारे ओपिनियंस जो है उनको उनको एक साथ बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे ये फोर्थ फंक्शन है। द फोर्थ फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पिरेशंस ऑफ अ सोसाइटी एंड टू क्रिएट कंडीशंस फॉर अ जस्ट सोसाइटी। ओके, दिस इज द फोर्थ फंक्शन कि हम लोग, अगर हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे लाइक पोअर पीपल है, अंडर प्रिविलेज पीपल है, मार्जिनलाइज पीपल है, तो हम ऑब्वियसली हमारी एस्पिरेशन तो रहेगी कि हम उनको उस चीज से निकालें। तो सेम हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में भी वही, या बहुत सारे ऐसे एक्ट्स हैं उनके लिए। या आप ये भी कह सकते हो, देखिए आर्टिकल 15 है, आर्टिकल 16 है, इसका पार्ट 4 बी, 5 बी, इनफैक्ट 6 भी, अब सेम इसका 4 ए, वो हमें क्या बताता है कि जैसे कि SC STs के लिए रिजर्वेशन इन एजुकेशन, इन एम्प्लॉयमेंट, और ऊपर से फिर EWS जो रीसेंट अमेंडमेंट है
103 अमेंडमेंट, ठीक है। 16 जो है, 16 में भी सेम एम्प्लॉयमेंट में और प्रमोशंस, ठीक है, कैसे हम एम्प्लॉय मतलब एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगी ही, रिजर्वेशन उसके बाद प्रमोशंस में भी, ठीक। विमेन के लिए भी लाइक 15(3), विमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशल प्रोविजंस बना सकते हैं। और सेम इन 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या किया गया, विमेन को 1/3 रिजर्वेशन दी गई, ठीक है, पंचायत राज इंस्टीट्यूशन में और म्यूनिसिपैलिटीज में, ओके। सेम देखिए यहाँ पे इनेबलिंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिखा रहे हैं। साउथ अफ्रीका की कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली क्या दिखाया गया है कि कॉन्जर्वेट करना है, कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, ठीक है। और सब जैसे मैंने अभी बोला था ना आपको, अपार्थी, तो अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, ठीक है। हम लोग प्रोटेक्ट करेंगे उन लोगों को जो इससे सब्जेक्ट, मतलब जो जिनको इसका मतलब ब्लैक्स को हम प्रोटेक्ट करेंगे। और हम लोग एडुकेट, हाउसिंग टू ऑल, हेल्थ केयर, ये सब करेंगे। इंडोनेशिया के लिए क्या है, नेशनल एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। हर किसी कॉन्स्टिट्यूशन के एस्पिरेशंस होते हैं, ठीक है। एंड नाउ last one is fundamental identity of a people, of the people, or of a people, it's right English. Finally, and perhaps even more importantly, a constitution expresses the fundamental identity of people. Constitution हमें बताता है हमारी लोगों की identity क्या है, collective identity. We the people of India, okay? We the people of India. ये हमारी आइडेंटिटी है, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, वी गिव आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो इसमें हमें क्या मिलता है, ये हमें पॉलिटिकल आइडेंटिटी बताता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी, हम सोवियन है, हम सोशलिस्ट है, हमारा रिपब्लिक है, ठीक है। और ऑथोरिटेटिव कॉन्स्ट्रेंट्स भी सेट करता है कि ये हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। और हमारी फंडामेंटल वैल्यूज भी हैं जो हम ट्रेसपास नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे हमारी अ, बहुत सारी ऐसी राइट्स हैं, मॉरल आइडेंटिटी है हमारी ये, ठीक है। और ये बेसिक लाइक political and moral values are now shared across different constitutional traditions, okay। ये हर जैसे अमेरिका का भी प्रियम्बल है, हर किसी, जैसे अभी हम बात कर रहे थे उनकी एस्पिरेशंस, ऑल दैट इज इन वन वे और द अदर विद देयर आइडेंटिटी एज वेल, ओके। जैसे सी, फाइन एग्जांपल ऑफ दिस इज जर्मन। जैसे जर्मनी जब बना तो वो एथनिक लाइक आइडेंटिटी की बेस पे बना कि हम जर्मन लोग हैं, हम ये कर रहे हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट नहीं होती है वी द हिंदूज ऑफ इंडिया, वी द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, और वी द वुमेन ऑफ इंडिया, और वी द मेन ऑफ इंडिया। इट्स वी द पीपल ऑफ इंडिया, पीपल यानी डाइवर्स। हमारा नेशन बिलीव करता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी में, ठीक है। ये हमारी आइडेंटिटी, जैसे मैंने आपको इन सिंपल टर्म्स बताया, वी द पीपल ऑफ इंडिया। नाउ सी, ये कार्टून है यहाँ पे। The writing of new Iraqi constitution after the collapse of Saddam Hussein's regime saw a lot of conflict between different ethnic groups in the country. What do these different people stand for? Compare the conflict depicted here with that depicted in the earlier cartoon for the European Union and India. इंडिया वाला हमने देखा था, यूरोपियन यूनियन का आई शो यू, वेट। यूरोपियन यूनियन, सी, यूरोपियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूशन कभी नहीं बन पाया क्योंकि वहां पे जो फ्रांस था, और भी एक कंट्री थी, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा, उनका आपस में कॉन्फ्लिक्ट था। वो ये कह रहे थे कि नहीं, हमारी नेशनल आइडेंटिटी इससे इफेक्ट होगी। आधे लोग, बहुत सारे वहां पे, आधे लोग, मतलब जब रेफरेंडम डाला गया ना तो उन्होंने माना ही नहीं, तो वो बना नहीं एकदम। वो सेम यहाँ पे जो है, इधर पे सुन्नीज का कॉन्फ्लिक्ट था, शियाज का कॉन्फ्लिक्ट था, तो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट थे। आधे लोग कहते थे ये प्रोविजन डालो, कुछ लोग कहते थे नहीं ये डालो। तो वैसे ही सेम यूरोपियन यूनियन का भी बहुत ही डिसबैंडेड कॉन्स्टिट्यूशन था, नहीं हो पाया। इराक का भी वैसे ही, बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अ वेरी सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन एंड इज स्टिल ओके, एंड इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट। यू विल रीड दिस इन दिस एनसीईआरटी ओनली। तो नाउ आई विल लीव दिस टू यू, ये आपको करना है। यू हैव टू से कि जो भी यहाँ से दिया गया है ये कौन सी फंक्शन है, ओके। तो tomorrow I'll be obviously doing this in the next lecture. I'll be telling you कि क्या function है, but I want you to do this, okay? Now a quote: once you start working on something, do not be afraid of failure and do not abandon. ये कौटिल्य, जिन्हें चाणक्य भी बोलते हैं, उनकी कोट है।
So I hope जितना भी मैंने पढ़ाया that's clear. In case you guys have any doubts, you can comment down below this video. And yes, thank you so much. Take care and thanks for watching.